length of a wire under tension P1 is L1 and under tension P2 So T2 L1 minus T1 L2 divided by T2 minus T1. Okay. Let L be the original length, actual length of the wire, and Y is Young's modulus of wire. So beta Y will be equal to T1 divided by A. A is thickness of the wire divided by, अगर T1 टेंशन के अंदर उसकी लेंथ L1 है तो इंक्रीज इन लेंथ हो गया L1 माइनस L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये नहीं बेटा, क्या लिखा है, जब T1 फोर्स लगाते हैं तब उसकी लेंथ है L1। इसका मतलब जो पहले कुछ और थी T1 फोर्स के कारण हो गई L1, तो पहले जितनी भी थी अगर उसको मैंने L ले लिया तो इंक्रीज इन लेंथ कितना हो गया, L1 माइनस L। इट मीन्स Y इज इक्वल टू T1 इंटू L, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय A इंटू L1 माइनस L, फर्स्ट केस। अब सिंस ये जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये तो नेचर पे डिपेंड करता है, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू T2 बाय A डिवाइडेड बाय, बाद में लेंथ L2 हो गई, पहले स्मॉल l थी L2 हो गई, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ तो L ही है। यंग्स मॉडुलस की क्या डेफिनेशन है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स मतलब टेंशन, और स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा भाई आपके पास बना T2 इंटू L ओवर A इंटू L2 माइनस L। अब सिंस Y तो दोनों का सेम ही है, नेचर तो दोनों की सेम है, तो दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम 1 एंड 2। क्या कंक्लूजन निकालेंगे, T1L डिवाइडेड बाय A इंटू L1 माइनस L इज इक्वल टू T2L ओवर A इंटू L2 माइनस L। यहां से ये वाला L और ये वाला L कैंसिल, ये A और A कैंसिल। इसी इक्वेशन को सॉल्व करो आप आगे, देखो ना आगे क्या बनेगा। Therefore T1 divided by L1 minus L is equal to T2 divided by L2 minus L। आपने सॉल्व किसके लिए करना है, L के लिए सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, T1 इंटू L2 माइनस T1 इंटू L, T1 L2 माइनस T1 L इक्वल्स टू T2 L1 कैपिटल L1 सॉरी, T2 L1 माइनस T2 इंटू L। ठीक है, इस T2 को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ,
विच मीन्स T2L माइनस T1L रहने दीजिए, इसको उधर शिफ्ट कर दो, T2L1 माइनस T1L2, L कॉमन ले लो तो सॉल्व करके आ जाएगा T2L1 माइनस T1L2 ओवर T2 माइनस T1। यही आंसर है। किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं इस आंसर को, इसको पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो। जैसे अगर ऐसे लिखा है कभी A माइनस बी ओवर C माइनस डी, तो आप इसको B माइनस A ओवर D माइनस C भी बोल सकते हो। अगर ऑप्शंस के साथ मैच नहीं कर रहा तो ये बन सकता है T1L2 माइनस T2L1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। क्या क्वेश्चन है देखो, ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ है 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, वायर की ओरिजिनल लेंथ दी हुई है, मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल लेंथ L है 4.7 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 3.0 इंटू 10⁻⁻⁵ meter square, stretches by the same amount as एक, ये स्टील वायर है, stretches by the same amount as a copper wire, एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ है, ये S लिख देता हूं, ये भी S लिख देता हूं, दूसरी के लिए मैं C लिख दूंगा जिसकी लेंथ है 3.5 मीटर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4.0 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर स्क्वायर अंडर ए गिवन लोड। ठीक है, अंडर ए गिवन लोड मीन्स सेम लोड लगाया, गिवन लोड मीन्स जैसे ये अगर कोई स्टील की वायर है, यहाँ कोई लोड अटैच कर दिया और यही लोड अगर कॉपर वायर के ऊपर अटैच कर दिया, दे स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट, मतलब जो डेल्टा L है वो दोनों में सेम है, डेल्टा LS और डेल्टा LC जो है वो दोनों बराबर हैं, मान लीजिए दोनों x के बराबर हुए। What is the ratio of Young's modulus of steel to that of copper? YS YC निकालना है, निकाल सकते हैं या नहीं? यंग्स मॉडुलस का क्या डेफिनेशन है बेटा? mg बाय a डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L। पहले जनरल डेफिनेशन देखो, सॉल्व करना कोई बड़ी बहादुरी नहीं होगी, पहले जनरली लिखोगे एक्सप्रेशन है क्या, इट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय डेल्टा L इंटू L डिवाइडेड बाय a। ठीक है, ये y का डेफिनेशन हमने पढ़ा। अब क्वेश्चन देखो, ये वाली फिजिकल क्वांटिटी दोनों में डिफरेंट है, ये दोनों में सेम है और ये भी सेम है, ये भी डिफरेंट है, लेंथ भी डिफरेंट है। तो जब गिवन लोड मतलब ये सेम और ये भी क्वेश्चन में दिखा है कि दोनों की लेंथ में जो एक्सटेंशन हुई वो बराबर है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर स्टील के लिए होगा तो लिखेंगे YS is directly proportional to LS, inversely proportional to AS, and YC कॉपर के लिए लिखेंगे directly proportional to LC, inversely proportional to AC। सिंस हमें YS by YC फाइंड करना है, तो बेटा जब भी आप रेशो पता करो तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर दो, इसको लिख दो LS by AS और इसको लिख दो LC by AC, जो जे बन जाएगा आपके पास LS by AS into AC by LC। What is this LS? That is given 4.7 मीटर। LS कितना दिया हुआ है 4.7, AS कितना दिया है 3 into 10⁻⁻⁵ multiplied by AC, that is 4 into 10⁻⁵ divided by LC 3.5।
तो ये 10⁻⁻5 दोनों का कैंसिल हो गया, तो रेशो क्या आ जाएगी, YS डिवाइडेड बाय YC कितना आ गया, 4.7 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 3, चेक करो कितना है। स्ट्रेन और स्ट्रेस, एक बार कुछ ऐसा ग्राफ बना है और दूसरी बार ऐसा ग्राफ बना, बस इतना सा। ये मटेरियल है ए और ये है बी, ये थोड़ा नीचे है। The stress strain graphs for material A and B are shown in the figure. The graphs are drawn on the same scale. Which of the material has greater value of Young's modulus of elasticity? किसका y जो है वो ज्यादा होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों में से बड़ा कौन सा है, ए का कि बी का, ए का एंगल बड़ा है। आपको पता है बेटा y होता है tan थीटा, जब इधर स्ट्रेस और इधर स्ट्रेन लेते हैं तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस बताया था कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रिप्रेजेंट्स यंग्स मॉडुलस, तो थीटा अगर बड़ा होगा मोर स्लोप मोर इलास्टिक, तो y किसका ज्यादा है, y फॉर a इज ग्रेटर देन y फॉर b, ये थीटा a ग्रेटर है थीटा b से। Which of the two is the stronger material? Yes. जिसका y ज्यादा होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर होगा। If a body is more elastic, जैसे steel is more elastic than rubber, तो which is more stronger? Steel. Same force लगा के देखते हैं हमेशा। चले क्वेश्चन नंबर 9.4 यही है, यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। थोड़ा इसको क्वेश्चन 5 करते हैं यार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, फाइव बोलो या 9.5 बोलो। Two wires of diameter 0.25 centimeter, one made of steel and the other made of brass. टू वायर्स ऑफ डायमीटर, दोनों का डायमीटर बराबर है, कितना है दोनों का डायमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ बोथ इज 0.25 सेंटीमीटर, तो हम तो रेडियस के टर्म्स में लिखते हैं 0.125 सेंटीमीटर लिख देते हैं रेडियस। टू वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर, one of steel and the other of brass, are loaded as shown in figure. The unloaded length of steel is 1.5, length of steel, unloaded मतलब natural length, unstretched length, original length, length of steel is 1.5 मीटर, और ब्रास की जो लेंथ है b लिख देता हूं, ब्रास की लेंथ है 1.0। कैलकुलेट द elongations of steel and that of brass. डेल्टा एल एस बताओ कितना होगा। इलोंगेशन क्या होता है, स्ट्रेचिंग, इलोंगेटेड मीन स्ट्रेच्ड, इसमें कितना इलोंगेशन होगा, और डेल्टा एल बी कितना होगा। डायमीटर दोनों का सेम है,
रेडियस दोनों का सेम हुआ, एक स्टील की है एक ब्रास की. The unloaded length is 1.5 and that of brass is 1.0. Compute the elongations of the steel and the brass by delta LS और delta LB निकालो. करो, मैं इंटर दूंगा थोड़ा सा. बेटा इस पोर्शन में अगर आपने टेंशन देखनी है, इस वायर के ऊपर टोटल कितना वेट पड़ रहा है इस वायर पे, दोनों, लेकिन इस वायर पे कितना वेट पड़ रहा है? ओनली 6. बस ये की पॉइंट है. अगर यहाँ टेंशन T1 है तो T1 कितना होगा पता है? 4 + 6 × G, mg होता है ना. और अगर यहाँ टेंशन आप T2 ले रहे हो तो T2 कितना होगा? 6G. इससे करना है आपने. mg/a करते a होता है πr², दोनों में a यही होगा πr². हो जाएगा? मैं करूं? बट डेल्टा मतलब इलोंगेशन निकालते कैसे हैं? y होता है f/a divided by delta L/L. It becomes f into L divided by a into delta L. ये y है. तो ये जो y होगा, अगर आपको डेल्टा L निकालना है तो ऐसे बोलेंगे बेटा डेल्टा L इक्वल्स टू f into L डिवाइडेड बाय a into y. डेल्टा L f into L एज इट इज रहेगा, y नीचे आ जाएगा a into y. ठीक है. तो जब यहाँ स्टील की बात होगी, देखो स्टील की बात करेंगे, इट विल बिकम डेल्टा LS इक्वल टू इस स्टील वायर के ऊपर, ये इस वायर के नीचे यहाँ पड़ा है या यहाँ पड़ा है, व्हाट मैटर्स इज कि इसको कितना भार लग रहा है, इसका दोनों लग रहे हैं ना. तो ये F कितना बन जाएगा? 4 + 6G इंटू ओरिजिनल लेंथ कितनी है स्टील की, दैट इज गिवन 1. डेल्टा LS लिखना था 1.5 डिवाइडेड बाय πr² लिख दो, पाई इंटू 0.125 का स्क्वायर इंटू YS. पता चला? इस वायर के ऊपर जो एक्चुअल वेट पड़ रहा है दिख रहा है आपको ये है, बट ये भी तो नीचे टंगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका भार भी तो लग रहा है इसको. तो यहाँ ये दोनों आएंगे. लेकिन जब आप डेल्टा LB निकालोगे यहाँ, तो इस वाले पोर्शन में टेंशन जो है इसका कोई, ये तो ऐसे समझ लो जैसे यहीं से शुरू हुआ है, तो वेट कितना पड़ रहा है सिर्फ ये, तो इट विल बी 6G इंटू 1 है इसकी लेंथ डिवाइडेड बाय ये चीज सेम रहेगी इंटू YB. ठीक है. तो अगर हमें YS और YB की वैल्यूज गिवन होगी, वी कैन पुट दीज हियर. यहाँ पहले ही डायमीटर को मैंने रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज जब भी स्पेसिफाइड नहीं होगा तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वायर जो है ये सिलेंड्रिकल है. तो सिलेंड्रिकल वायर मतलब अगर रेडियस R है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हुआ? πr². नहीं तो आगे चल के हमें लिखना पड़ता πd²/4. अगर रेडियस की फॉर्म में नहीं डायमीटर की फॉर्म में लिखते तो ऐसे लिखना पड़ता. तो इससे ये बेटर है. तो पहले ही आप डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है. ये यंग्स मॉडुलस पे बेस क्वेश्चंस थे, बल्क मॉडुलस वाले भी बता रहा हूँ अभी. जब भी वायर की बात होगी तो यंग्स मॉडुलस, क्योंकि वायर मतलब लेंथ ही है, उसमें तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही होता है. अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें B की, B इक्वल्स टू F/A डिवाइडेड बाय
माइनस डेल्टा वी बाई वी था, याद है बेटा? ये जो एफ बाई ए है ना, इसको प्रेशर भी बोलेंगे हम, डेल्टा पी बोल सकते हो। डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब डेल्टा वी बाई वी ऐसे ही रहने दो। तो कभी बल्क मॉडुलस को डिफाइन करते हुए आप इसको स्ट्रेस बोलो या प्रेशर बोलो, दैट इज सेम थिंग। क्योंकि बल्क मॉडुलस ही एक ऐसा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। तो सॉलिड्स में तो स्ट्रेस बोलते हैं, बट फ्लूइड्स में हम इसको प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, जैसे आपको इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, उसमें लिखा होगा ये in terms of pressure. Compute, this question number 14. Compute means calculate the fractional change in the volume of a glass slab when subjected to a hydraulic pressure of 10 atmospheric. जो fractional change in volume है बेटा, fractional change in volume होता ही डेल्टा V by V है। What is change in volume? Delta V. What is fractional change? Delta V by V. What is percentage change? Delta V by V into 100. तो डेल्टा V by V क्या होगा? अगर चेंज ही बोलना है तो माइनस छोड़ भी सकते हो आप, क्या पता इंक्रीज है या डिक्रीज। डेल्टा P डिवाइडेड बाय B। तो कितना प्रेशर लगाया, कितना बल्क मॉडुलस है, वो जो रेशो है दैट इज इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। माइनस लिखोगे तो बोलोगे फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम, और अगर माइनस नहीं लिखोगे तो जनरल बोल सकते हो इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। हाउ मच शुड बी द प्रेशर ऑन 1 लीटर ऑन ए लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड? प्रेशर में कितना चेंज लाए ताकि उसको 0.1% हम कंप्रेस कर दें। 0.1% कंप्रेस करने का मतलब डेल्टा V बाई V जो है दैट इज 0.01%। तो कितना चेंज इन प्रेशर लाए? ठीक है, दैट इज डेल्टा P। डेल्टा P इक्वल्स टू B इंटू डेल्टा V बाई V। अगर आपको चेंज इन प्रेशर पता करना है, डेल्टा P इज B, आपने बस वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेशन हो जाएंगे। ठीक है, एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशंस होंगी थ्योरी वाली। एटीन्थ क्वेश्चन है बेटा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बेटर होते हैं। एक रिजिड सपोर्ट है, इस सपोर्ट से दो वायर्स हैंग कर रही हैं। वन वायर इज वायर ए एंड द अदर इज वायर बी। और यह हैंग कहाँ कर रही हैं? ये अटैच्ड है एक रॉड के साथ, ये ऐसे रॉड है। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन 1.05 मीटर इस वायर की लेंथ है। ठीक है, समझ सकते हो क्या है? ये दो धागे हैं, बीच में एक रॉड लगाई है। ठीक, ए रॉड ऑफ लेंथ 1.05 मीटर हैविंग नेग्लिजिबल मास, ठीक है, मास कंसीडर नहीं कर रहा उसका, इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स बाय टू वायर्स। एक वायर ए है जो स्टील की है, और दूसरी वायर एल्यूमिनियम की है, दैट इज वायर बी। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर ए, इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है स्टील का, वो है 1.0 मिलीमीटर स्क्वायर। और जो बी वायर है ये वाली, इस वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 2.0 millimeter square. At what point all along the rod should a mass m be suspended?
यहाँ कहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको सस्पेंड कर दें ताकि at what point along the rod should a mass m be suspended in order to produce equal stresses and equal strains. कहां पर एक मास अटैच करें, मान लो ये x है, ये कितना होगा, मैं 1 मिनट के लिए कैलकुलेशन अवॉइड करने के लिए ना इसको L बोल देता हूं। अगर ये x है तो ये कितना हुआ, हम लास्ट में L की जगह डाल देंगे 1.05। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन समझो, ये सपोज एक रॉड है, एक यहां से स्टील की वायर लगाई और यहां से एल्यूमिनियम की वायर लगाई, वायर के पैरामीटर्स गिवन है, राइट। हमें ये दिया है कि यहां एक मास अटैच करना है, कहां पर रखें उस मास को ताकि इधर और इधर टेंशन बराबर हो। सेंटर में नहीं, सेंटर में तो तब अगर दोनों वायर्स एक जैसी होंगी, दोनों वायर्स अगर एक जैसी होंगी तो सेंटर में, एक तो स्टील है और दूसरी एल्यूमिनियम है, दोनों में स्ट्रेस बराबर होनी चाहिए। स्ट्रेस बराबर होने का मतलब है कि अगर यहां पर टेंशन T1 है, यहां टेंशन T2 है, तो स्ट्रेस बराबर होने के लिए T1 बाय A1 बोल दो ना, इसको A2 बोल देते हैं। T1 बाय A1 कितना होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू T2 बाय A2 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस बराबर है दोनों में। स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी वायर में जब स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, हाउ वी डिफाइन स्ट्रेस, फोर्स और टेंशन पर यूनिट एरिया। वायर के केस में हम टेंशन लेते हैं। तो यहां से देखिए T1 बाय T2 कितना बना, A1 बाय, क्या A1 और A2 की वैल्यूज गिवन है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर को, नहीं, क्योंकि रेशो पता करनी है ना, तो रेशो क्या आ जाएगी, सीधा 1/2। अब मिलीमीटर स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, वो तो कैंसिल होगा। T1 बाय T2 निकल गया, लेकिन हमें ये नहीं पता करना कि T1 कितना और T2 कितना है, हमें ये पता करना है कि ये x कितना है। ठीक है, इसके लिए अब रोटेशनल मोशन में हमने जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पढ़ा है वो काम आएगा। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये इधर से क्लॉकवाइज, या उल्टा देखो ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट इज टॉर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आल्सो T1 इंटू एक्स दिख रहा है, ये है ना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये T1 इंटू एक्स हो गया, और इधर जो लग रही है वो क्या है, T2 इंटू एल माइनस एक्स बराबर रोटेशनल लिख रही है, तो आईटी के क्वेश्चन होगा ऐसा। T1 बाई T2 कितना हो गया, L माइनस एक्स बाई एक्स, लेकिन T1 बाई T2 तो 1/2 है, तो कैन वी से L माइनस एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करके हम 2L माइनस 2x इक्वल टू एक्स बोलेंगे तो 2L कितना हो गया 3x, तो x कितना हो गया 2L/3। अब लास्ट में L की जगह लिखो ना 1.05, x इक्वल टू 2 इंटू 1.05/3, तो ये कितना हो जाएगा 0.15। 15 से 105 यार, नहीं 3 है ना, 35.35, 35 इंटू 3 कितना होता है 0.35 आएगा, करके देखो यार, यही आएगा, 0.35 तो लिखा, तो 0.70 आंसर आ गया x। चेक करो, नहीं समझ आएगा तो मैं दोबारा समझाता हूँ, बट देखने में ऐसे लग रहा था क्वेश्चन पता नहीं क्या है, बट है नहीं अपना, चेक कर लो। क्वेश्चन था एट व्हाट पॉइंट अलोंग द रॉड शुड ए मास m बी सस्पेंडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेसेस। सो आंसर क्या है, द मास शुड बी सस्पेंडेड एट 0.5 या 0.7 मीटर है तो मीटर ही लिखेंगे, मीटर फ्रॉम द स्टील वायर, तभी स्ट्रेसेस विल बी सेम, T1 A1 विल बी इक्वल टू T2 A2। अब दूसरा पार्ट ये पूछा है, यही क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट अलोंग द रॉड शुड ए मास m बी सस्पेंडेड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेन्स इन बोथ द केसेस। स्ट्रेन बराबर डेल्टा L नहीं, स्ट्रेन क्या होता है
चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय एल एस शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाय एल ए। स्ट्रेन दोनों में बराबर होनी चाहिए, उसके लिए इस x की, या अब की बार आप इसको चाहे y बोल दो, y का वैल्यू कितना होना चाहिए, करोगे? दोनों की स्ट्रेन, जैसे दोनों की स्ट्रेस बराबर कर दी वैसे दोनों की स्ट्रेन बराबर करोगे। स्ट्रेन होती क्या है, जहां अगर टेंशन T1 है बेटा, स्ट्रेन तभी बराबर होगी दोनों में। एक्चुअली देखो, y इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या हुआ, स्ट्रेस अपॉन y। तो इसका मतलब T1 by A1 divided by YS should be equal to T2 by A2 divided by YA। होगी तेरी बात, ठीक है। सेम पैटर्न में करना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यहां भी लगाना, फिर से आप फाइंड करोगे x, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। करो, बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो, नहीं होंगे तो अभी हम यही एक्सरसाइज करते रहेंगे। बट एनसीईआरटी क्वेश्चन करने का फायदा तभी है जब कम से कम आप इजी वाले क्वेश्चन तो घर से करके लाओ, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ के तो आओ, ठीक है। आपके पास याद नहीं रहता बुक कौन सी लानी है नहीं लानी है, कोई सेकंड कोई फर्स्ट।